हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग जानेंगे एक्ट ऑफ वॉर होता क्या है। उससे पहले थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में लगभग 13 लोगों की जान चली गई और 2 डॉक्टर भी अरेस्ट हुए थे उस समय। अभी ये डॉक्टरों की संख्या बढ़कर लगभग 8 हो गया है। आइए अब समझते हैं घटना हुआ कहाँ है। दिल्ली से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है और आगे हम लोग देखेंगे कि 14 तारीख को भी यह घटना, और वो घटना क्यों हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ये फरीदाबाद में सीज किए हुए लगभग 350 RDX को लाया गया था कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे होता यह है कि जब ये एक्सप्लोसिव लाया जाता है तो कुछ पुलिस ऑफिसर और कुछ फॉरेंसिक टीमें इसकी जांच करती है और उस जांच में होता यह है कि ये एक्सप्लोसिव जो है ब्लास्ट कर जाता है। इस ब्लास्ट के साथ ही लगभग 8 आदमियों की मौत हो जाती है। एक बात और यहाँ पे समझते हैं, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल केस ये है क्या। ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल केस है, इसको बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं जब कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे हम लोग शक नहीं कर सकते कि ये टेररिस्ट एक्टिविटियों में शामिल हो सकता है, वह व्यक्ति जब टेररिस्ट एक्टिविटी में मिलता है इन्वॉल्वमेंट उसका, तो उस केस में हम लोग इसको व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस कहा जाता है। आइए अब समझते हैं एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर को 2 जगह पे डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरनेशनल और दूसरा है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में पहले आइए समझते हैं इंटरनेशनल को। इंटरनेशनल एक्ट ऑफ वॉर तब कहा जाता है जब कोई देश का आर्मी किसी देश में घुस जाता है। मतलब यह है कि जब पाकिस्तान का आर्मी ओपनली इंडिया पे हमला करेगा तो उसे इंटरनेशनल लॉ एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। साथ ही साथ ये जो डोमेस्टिक है, मतलब ये जो स्टेट वाला है, इसका क्या नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत का ही है और भारत में रह के टेररिस्टों का साथ दे रहा है, उस केस में उस पर भी एक्ट ऑफ वॉर लगाया जाता है। इस एक्ट ऑफ वॉर लगने के बाद IPC सेक्शन 121 और BNS सेक्शन 147 के तहत उसे सजा सुनाया जाता है। इस सजा में मुख्यतः उस आदमी को फांसी या फिर आजीवन कारावास दे दिया जाता है। इस तरह से एक्ट ऑफ वॉर काम करता है। ये अब समझते हैं इस दिल्ली कार ब्लास्ट में किसका हाथ होने की संभावना है। ये जो जैश-ए मोहम्मद है, ये एक पाकिस्तानी टेरर ग्रुप है जिसका काम मुख्यतः यही है कि ये कश्मीर में हमेशा टेररिस्ट एक्टिविटियों को, टेररिस्ट को फैलाते हैं और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को अपने टेररिस्ट ग्रुप में भी शामिल करते हैं। सभी बड़े हमलों में इस ग्रुप का हाथ पाया गया है, जैसे कि 2001 में हुआ जम्मू कश्मीर ब्लास्ट, फिर 2001 में ही इंडिया पार्लियामेंट अटैक हुआ था, इसमें भी इसी का हाथ था। साथ ही साथ पठानकोट अटैक जो कि 2016 में हुआ था, उसमें भी इसी का हाथ था। 2016 उरी अटैक में भी इसी का हाथ था और पुलवामा अटैक में भी इसी का हाथ था। इस पुलवामा अटैक में हमारे बहुत सारे सैनिकों की जान भी चली गई थी। आइए अब समझते हैं AGH। ये जो AGH ग्रुप है, इसका भी काम वही है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटियों को इंडिया में फैलाना। इसका मुख्यतः काम यह है कि ये सोशल मीडिया से फोटो, वीडियो, ऑडियो और पोस्टर के थ्रू आपको फैलाने का काम करता है। इसका भी काम वही है कि ये जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटियों को देता है। और साथ ही साथ इसका काम एक और भी है कि ये शरिया लॉ को भी लगाना चाहता है जम्मू कश्मीर में। अब समझते हैं कि इस टेरर अटैक में मुख्यतः किनका हाथ था। इसमें सबसे पहले आता है डॉक्टर उमर मोहम्मद। ये जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है, सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। ये रहा उमर मोहम्मद, इसी का नाम उमर मोहम्मद है जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। साथ ही साथ ये देखते हैं कि ये जो डॉक्टर मुजामिल शेख है, ये भी इस घटना में शामिल थे। ये एक कश्मीरी डॉक्टर थे जो कि फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए थे। अब आता है डॉक्टर आदिल अहमद। ये जो डॉक्टर आदिल अहमद है, ये कश्मीर से अरेस्ट किए गए हैं। अब आता है डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये जो डॉक्टर शाहीन शाहिद है, ये एक ओमेन डॉक्टर है जो लखनऊ से अरेस्ट किए गए हैं। मतलब ये जो है, ये लखनऊ से अरेस्ट किया गया है। इन चारों डॉक्टरों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन सभी तमाम टेररिस्ट एक्टिविटियों में था। अब आते हैं, देखते हैं, एक है कश्मीर में अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये जो चारों डॉक्टर हैं, ये चारों डॉक्टर इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के यहाँ आए थे। इसमें से कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो चाइना में जाके MBBS किए, फिर वहाँ से आए और यहाँ पे आके अपना क्लिनिक खोला और इसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें एक बात और भी जानने का है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जब दोनों ने मिलके जो
फरीदाबाद एरिया है, इस पे जब रेड मारा तो वहाँ पे 350 kg एक्सप्लोसिव मिले, साथ ही साथ AK-47 राइफल भी मिला। ये जो 350 kg एक्सप्लोसिव है, यही एक्सप्लोसिव है जो कि वहाँ पे फटा था। आइए अब देखते हैं 2025 में भारत ने कितने आतंकी हमले को झेला है। पहला है 22 अप्रैल 2025 को, जब पहलगाम अटैक हुआ था। ये पहलगाम अटैक भारत कभी भूल नहीं सकता है। फिर आता है दूसरा 10 नवंबर। ये जो 10 नवंबर है, इस 10 नवंबर को ही रेड फोर्ट अटैक, जिसको कार ब्लास्ट भी कहा जाता है, वो हुआ था। और अब आता है 14 नवंबर। ये जो 14 नवंबर है, ये हालांकि ये जो है ये एक्सप्लोसिव के फटने से हुआ, लेकिन ये एक्सप्लोसिव भी आया तो किसके कारण से आया? ये तो वही आतंकवादियों के कारण से है, तब ना वहाँ पे एक्सप्लोसिव फटा। इसीलिए इसको भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। थैंक यू एवरीवन। कल हम लोग देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक से हज़ारों करोड़ों का मुनाफा कमाता है और IMF से हज़ारों करोड़ों का लोन लेता है सुरक्षा के नाम पे। पहले तो ये आतंकी फैलाते हैं, इसके बाद सुरक्षा के नाम पे ये अमेरिका से IMF के द्वारा लोन लेता है। तो कल का वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा।